Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start the history of cell theory. Basically cell स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसने पढ़ना स्टार्ट किया, कैसे कैसे ये काम हुआ, तो आज बेसिकली हम ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एज यू कैन सी द हिस्ट्री एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है कि सेल थ्योरी यानी सेल के बारे में बेसिकली पढ़ना और उसकी हिस्ट्री जानना कि पहले ज़माने में किसने इसको पढ़ा, इसको ऑब्ज़र्व किया और बाद में ये कैसे कैसे प्रोसीड हुआ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंशियंट ग्रीक से। कुछ ग्रीक लोग थे बहुत पुराने ज़माने में, उन्होंने क्या किया, डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इकट्ठा किया, यानी एक आम दुनिया का यानी अपने माहौल का, अपने इन्वायरमेंट का उन्होंने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया कि पौधे कैसे नज़र आते हैं, जानवर कैसे नज़र आते हैं, इंसान उस वक्त कैसे नज़र आते हैं। उन्होंने उस डाटा को सिर्फ इकट्ठा किया। उसके बाद अगले नंबर पे एरिस्टोटल का काम है। एरिस्टोटल ने देखा कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर कोई ना कोई चीज़ मौजूद है जो कि उनसे रिलेट करे, यानी इन दोनों के अंदर कोई ना कोई चीज़ सेम है जो इन दोनों के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या है, एरिस्टोटल ये बताने में कासिर रहा। इस काम को एरिस्टोटल के बाद हमारा एक रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था। 1665 में रॉबर्ट हुक एक केमिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था। आजकल के ज़माने में ये होता है ना कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और उसी में मास्टर्स करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। आप हर सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते थे, आप हर सब्जेक्ट को जो है वो डिटेल में पढ़ते थे। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक एक केमिस्ट भी था, केमिस्ट्री जानता था, मैथ्स जानता था और फिज़िक्स भी जानता था। ही इन्वेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसने लाइट माइक्रोस्कोप, आई नो लाइट माइक्रोस्कोप जो है ज़कैरियस जैनसन ने जो है वो डिस्कवर की थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो लाइट माइक्रोस्कोप इसने डिस्कवर नहीं की, अपनी इन्वेंट की है, यानी अपनी खुद बनाई है। खुद क्यों बनाई है? ताकि ये उसके अंदर कोई भी छोटी चीज़ जो है वो ऑब्जर्व कर सके। रॉबर्ट हुक ने लाइट माइक्रोस्कोप के साथ साथ टाइम पीसेस, यानी उसने हमें वक्त बताया कि वक्त की घड़ियां जो हैं वो हम लोग किस तरह जो है वो मैनेज कर सकते हैं और किस तरह जो है वो हमें टाइम पता चलेगा, इसके बारे में हमें बताया। अगली चीज़ उसने हमें क्वाड्रेंट के बारे में बताया। अब क्वाड्रेंट मेरे से बेहतर आप बच्चे जानते हैं, आप लोग मैथ्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो पढ़ते हैं और फिर इसमें कोई डॉट लगाते हैं और फिर इसको ज्वाइन करते हैं। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये किसने डिस्कवर किए पहली दफ़ा? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट चीज़ टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप आपको याद है कि जब ईद का चांद देखते हैं वो टेलीस्कोप के अंदर देखा जाता है, तो बेसिकली वो किसकी इजाज़त है? रॉबर्ट हुक की इजाज़त है। रॉबर्ट हुक ने ना सिर्फ हमारे पास हमें क्या सेल के बारे में बताया, बल्कि उसने बहुत सारी चीज़ें भी इन्वेंट की। इसके अलावा रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स को स्टडी किया। कॉर्क सेल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक दरख्त है, इस दरख्त के ऊपर से जो छाल उतर रही होती है, कुछ लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता सूख के उतर रही होती है ना, उसको हम कॉर्क कहते हैं। उसने बारीक सा टुकड़ा लिया और अपनी बनाई गई लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब, उसने जब ये देखा ना तो उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया और उसके अंदर एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे, खाली खाली जो है वो खाने थे। ही कॉल्ड देम, उसने कहा देम एज सेलुलाई, उसने कहा कि ये जो खाली खाने हैं ये सेल्स हैं। सेल्स को बच्चे दूसरी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में सेलुलाई भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसने जब इन कॉर्क सेल्स को स्टडी किया, उसको ये हनी कॉम्ब की सूरत में नज़र आए। ये आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। ये देखिए पेज 55, यहाँ पर आपके ये जो सुराख सुराख से आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली कॉर्क सेल्स। यहाँ पर आपको हनी कॉम्ब, अब आपको लग रहा होगा जैसे ये ना तंबूरी का या शहद की मक्खी का छत्ता है, लेकिन बेसिकली ये छत्ता नहीं है। ये जो दरख्त के ऊपर से छाल उतर रही होती है, ये उसके एक छोटे से नाजुक से टुकड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर बड़ा करके आपको दिखाया कि ये अंदर खाली खाली सेल्स हैं। अब रॉबर्ट हुक जो था 1665 में उसने ये काम बताया, उसको नहीं पता था कि इन सुराखों के अंदर क्या है। ठीक है, इंसान की एक जारी होती है तजस्सुस के, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। अब ये पता चल गया अब उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये एलिमेंट मौजूद था, उसने ऑब्ज़र्व किया, लेकिन वो ये नहीं बता सका कि क्या। लेकिन उस वक्त ज़माने में यही पता चल जाना कि आपने कॉर्क सेल को देखा है और उसके अंदर सुराख पता चले हैं, तो यही बहुत बड़ी बात थी। अगेन आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अगला काम है एंटोनी
वैन ल्यूवेनहॉयक। ठीक है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से ना समझ आए बेशक आप गूगल करके आराम आराम से बार बार भी सुन सकती हैं। इसने क्या किया, इसने एक पॉन्ड वाटर लिया, एक तालाब का पानी लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। अब तालाब का पानी ज़रूरी तो नहीं है ना वो साफ़ शफाफ हो, कोई भी गंद वगैरह कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज उसने उसको ऑब्जर्व किया और उसके अंदर ना चीज़ें भागती भागती बारीक बारीक सी चीज़ें, छोटी छोटी गोल गोल चीज़ें नजर आईं। उसने उनको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। एनिमल मतलब जानवर, क्यूल्स मतलब जैसी जो चीज़ें उसको अंदर पानी के अंदर घूमती फिरती नज़र आई, उसने उसको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया कि इसके अंदर जानवर जैसी चीज़ें मौजूद हैं। अब कैसी चीज़ें मौजूद हैं, क्या नाम है, इसको भी नहीं पता था, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ पता चलना ये भी बहुत बड़ी बात थी। अगला काम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। बेशक आप पूरे नाम ये नाम याद ना करें, आखिरी सरनेम याद कर लें, लेमार्क। लेमार्क ने 1809 में बताया कि ईच ऑर्गेनिज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल। हर जानदार, चाहे हम हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे पौधे हैं, किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। बिकॉज सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगला काम था रॉबर्ट ब्राउन का 1831 में। इस ब्रिटिश बॉटनिस्ट ने, ये बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट क्या होता है, जो प्लांट्स के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। इस बॉटनिस्ट ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल उसने कहा ये सेल है, सेल के वॉल सेल बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस। ये वो पहला बंदा था जिसने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया था। इससे पहले ऊपर तमाम लोगों को कुछ नहीं पता था कि क्या होता है। इसने हमें ये तो बताया था सेल होता है, लेकिन इसने कहा था सेल खाली होता है। लेकिन 1831 में हमें पता चला सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। अगला काम हमारे पास आता है मैथियस श्लाइडन। 1838 में ये बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया और इन्होंने सेल थ्योरी पेश की। सेल थ्योरी का बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है वो श्लाइडन ने पेश किया। अब सेल थ्योरी क्या है यह भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ इसी वीडियो में। अगला काम थियोडर श्योन का था। 1838 के बाद 1839 में जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और ये जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया। चूँकि ये जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया और इन्होंने भी सेल थ्योरी दी। बेसिकली सेल थ्योरी आपकी श्लाइडल और श्योन दोनों ने मिल कर दी थी, इसीलिए हम श्लाइडल श्योन थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी क्या है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। रुडोल्फ विर्को क्या है, रुडोल्फ विर्को अगला साइंटिस्ट था। 1855 में इस जर्मन फिजिशियन ने हमें बताया, उसने ये, अब आपके पास जर्मन लैंग्वेज लिखी हुई है, ओमनिस सेलुलाe सेलुला, ये जर्मन के वर्ड्स हैं जिसका मतलब ये है न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी एक सेल है, ये डिवाइड हुआ, अगले 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, ये सेल्स जो हैं अगले 2 सेल्स में डिवाइड हो गए, ये सेल्स अगले 2 सेल्स में डिवाइड हो गए, ये अब अगले 2 में, ये अब अगले 2 में, ये अब अगले 2 में, ये अगले 2 में। यानी न्यू सेल्स, ये जो न्यू सेल्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम प्री सेल्स यानी ओल्ड सेल्स, पहले से मौजूद सेल से। ये तरीका, ये हमें कंसेप्ट किसने दिया, रुडोल्फ विर्को ने दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने हमें बेसिकली शुरू में क्या बताया, 1862 में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ओमनिस सेलुलाe सेलुला। पीछे रुडोल्फ विर्को की जो मैंने आपको बताया है, जो उसने कंसेप्ट दिया था, उसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके कहा कि जो रुडोल्फ विर्को ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो है वो हिस्ट्री ख़त्म होती है। सारे के सारे आपके जो साइंटिस्ट वगैरह उनके क्या क्या काम थे ये आप डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जा रहे हैं सेल थ्योरी की तरफ। सेल थ्योरी बेसिकली आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। तो आज हमने ये कॉपी पे भी काम करना है, ये मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से करना है और कैसे करना है। सेल थ्योरी, इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरी एंड इट हैज़ अ वाइड रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है साइंस में और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और बहुत वसी जो है ये फैला हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सटेंशन यानी सेल थ्योरी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, थ्योरी को एक्सटेंड किया गया है। और क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें कुछ मज़ीद वजाहतें पेश की गई हैं, डिटेल्स ऐड की गई हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के उसूल, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आता है या फिर सेल थ्योरी पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स कॉन्सिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल्स। या तो एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना होगा, या एक ऑर्गेनिज्म कुछ ज़्यादा सेल से मिलकर बना होगा, या फिर फॉर एग्जांपल हम ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ स्मॉल इन साइज। अब सेल इतना छोटा है कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आता और ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक सेल है, उससे नए सेल्स जो हैं वो आएंगे 2, और उसके बाद इनसे 2, इसके बाद इनसे 2, तो क्या होगा, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से मौजूद सेल से ये वजूद में आएंगे। यहाँ पर हो गई है सेल थ्योरी ख़त्म। मैं आपको बुक से बता देती हूँ कि आपने अपना क्वेश्चन कैसे लिखना है। बेसिकली यहाँ पे आपको सेल थ्योरी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सेल थ्योरी को मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। मेन हेडिंग निप कट मार्कर से आप सेल थ्योरी की हेडिंग देंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर आपको भेजूंगी, लेकिन आप यहीं पे समझ लें इसको लिखना कैसे है। सेल थ्योरी हेडिंग देकर नेक्स्ट सब हेडिंग होगी इंपॉर्टेंस, जो यहाँ से लेकर यहाँ रिसर्च तक ख़त्म हो रही है इंपॉर्टेंस की हेडिंग। नेक्स्ट सब हेडिंग है एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी, यहाँ से लेकर ये एक्सटेंडेड तक आपकी हेडिंग ख़त्म हो रही है। और उसके बाद जो हेडिंग स्टार्ट हो रही है वो है प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स की हेडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। ये 3 प्रिंसिपल्स आपने एज इट इज़ लिखने हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज आपने यही अपनी नोटबुक्स पे जो है वो लिखना भी है। नेक्स्ट, अभी हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, बस लास्ट पॉइंट रह गया, वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट आपके सामने है पेज 56, सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल। सब सेलुलर यानी आधे सेल की चीज़ें हैं, आधे सेल की चीज़ें नहीं हैं, यानी न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन वगैरह कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। और या फिर ए सेलुलर, ए मीन विदाउट, ए का मतलब होता है विदाउट, सेलुलर मतलब सेल है ही नहीं। पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद है जिसके अंदर या तो सेल होता ही नहीं है या होता है तो कम होती हैं चीज़ें। ये कौन से हैं? वायरस, प्रायॉन्स, वायरॉइड्स। वायरस तो अभी आप जो है वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो आजकल आया हुआ है। लेकिन प्रायॉन्स और वायरॉइड्स का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। प्रायॉन्स और वायरॉइड्स भी वायरस की तरह ही बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, जो कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अच्छा, अब इनके करैक्टर्स की तरह चलते हैं कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। ये सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। ये क्या होते हैं मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है। इनका अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, यानी कोई फूड का चक्कर नहीं है, कोई डाइजेशन, कोई एक्सक्रीशन, कोई रेस्पिरेशन, ये कोई सीन नहीं है, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। दे कैन डिवाइड, यानी दे कैन इंक्रीज इन नंबर, एक सेल से 2। अभी आपको कोरोना का पता है ना, अगर एक बंदे को ये बीमारी हुई है, दूसरे बंदे ने वो इनहेल कर लिया वायरस, तो उसके बाद ये सैकड़ों की तादाद में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये बखूबी जानते होंगे आप लोग कि इट कैन इंक्रीज इन नंबर। दे ट्रांसमिट करैक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक वायरस है, एक बंदे को वायरस हो गया है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मदर को वायरस हुआ है, तो लेट सपोज़ अगर उससे बेबी पैदा हुआ है और अभी भी वो मदर इन्फेक्टेड है वायरस से, तो उसका वायरस उसके बेबी को भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दे कैन ट्रांसमिट करैक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन्स। अब हम 5 किंगडम सिस्टम हम पहले ही चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। 5 किंगडम सिस्टम क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। इसके अंदर कहीं पे आपको वायरस का नाम नज़र आ रहा है? नहीं। प्रायॉन्स का? नहीं। वायरॉइड्स का? नहीं। इसका मतलब है देयर इज़ नो स्पेस ऑफ दीज सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स इन दीज 5 सिम्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन सिस्टम में हमें कहीं पे भी इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं मिल रही। इसका मतलब है ये 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। आज पेज 56 तक हमारा लेक्चर हो गया है कंप्लीट। इंशाल्लाह अब हमारे पास सबसे पहले असेसमेंट होगी। असेसमेंट आपकी इन्हीं टॉपिक्स में से, इन 4 दिन में जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं उसी के अंदर से आपको दिया जाएगा। क्या मेथड है, क्या पैटर्न है, वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इसके बाहर से कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। और आपको विद इन द टेक्स्ट भी मैं MCQs और फिल द ब्लैंक्स बना कर दे सकती हूँ, या जो भी आपका पैटर्न होगा उसी के मुताबिक दिया जाएगा। लेकिन मेक श्योर आपने एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एक MCQs, एक एक हाईलाइटेड पॉइंट और एक एक लाइन और शॉर्ट जो साइड बॉक्सेस और आपकी डायग्राम्स बनी है वो आपने ज़रूर याद करने हैं साथ साथ, ठीक है। वरना आपकी असेसमेंट कंप्लीट नहीं होगी और आपके मार्क्स जो हैं वो कम आएंगे, क्योंकि आपके मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होंगे। इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट भी साथ साथ मिलेगा। आज के वीक का आज हमारा लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।